नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्व सवर्ण समाज में भड़की आग, यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आक्रामक प्रहार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन, नए नियम पूरी तरह समाप्त नहीं होने पर तेज होगा आंदोलन। सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर अन्नदाता, सरकार ने पूरा नहीं किया एक एक दाना का वादा, धान खरीदी की मियाद खत्म, खेत कोठार में पड़े लाखों क्विंटल धान। सिस्टम की लापरवाही और गलती का खामियाजा भुगत रहे किसान, धान खरीदी फिर से शुरू करने की मांग, लाखों किसानों ने सरकार से की फरियाद, बहरी बनी बैठी सरकार। बिलासा एयरपोर्ट को लगा बड़ा झटका, केंद्रीय बजट में नहीं मिली जगह, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने जताया कड़ा विरोध, विस्तार के लिए रखा 200 करोड़ की मांग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। यूजीसी से जुड़े मामले को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। भले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया हो, इसके बावजूद समाज के विभिन्न वर्गों में नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जोरदार विरोध देखने को मिला। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज बिलासपुर में सर्व सवर्ण समाज संगठन के सैकड़ों लोग एकजुट हुए और रैली निकालकर यूजीसी विनियमन 2025-26 और समता के संवर्धन अधिनियम 2026 के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इन नियमों को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। रैली के बाद संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 13 जनवरी 2026 से लागू यूजीसी के नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव, असमानता और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। सर्व सवर्ण समाज संगठन का आरोप है कि नए विनियमों में समानता की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को इस कानून के तहत कोई संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। संगठन का कहना है कि यह कानून संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यूजीसी के काले कानून के विरोध में बिलासपुर में भी स्वर्ण समाज, समस्त समाज एक साथ एकत्रित होकर यूजीसी का जो काला कानून है, जातिवाद में, धर्म में भेदभाव को पैदा करने वाला है। आगे आने वाले समय में भविष्य में बच्चों के साथ कहीं किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उनके शैक्षणिक अध्यापन कार्य में उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इस काले कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए बिलासपुर स्वर्ण समाज स्वर एक रूप में एक साथ कल बिलासपुर बंद को भी अपना समर्थन दिया और आज माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है और स्वर्ण समाज आगे भी इस काले कानून को वापस लेने के लिए हर कदम पर, हर तैयारी के लिए खड़ा है और यूजीसी काला कानून वापस लेना ही होगा। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, स्वर्ण एकता एक साथ एक स्वर में विरोध करते रहेंगे। अब ये तो सरकार समझेगी कि ये कानून क्यों लाया गया है और ये कानून यदि आया है तो भारत देश में जातिवाद का, भेदभाव का कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा और जिससे कि आपस में अलग अलग समुदाय के लोग कहीं न कहीं परेशानियों को आगे भोगेंगे। यह काला कानून दूर हो, न लाया जाए, इसी के विरोध में पूरे भारत में अलग अलग जगह अपने अपने स्तर पर स्वर्ण समाज आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है। नहीं होती कानून की, तब क्या आप कानून को झुकना पड़ेगा। भारत देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जब जनता सड़कों पर उतर जाए तो कानून नहीं झुका है या कानून नहीं बदला गया है या नहीं वापस लिया गया है। जनता जनार्दन के पास वो ताकत है कि जब वो अपने पे आ जाती है तो सबको वापस लेना पड़ता है। हम आंदोलित इसलिए हो रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार के और कानून न बने। अभी कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है और हम सरकार से चाहते हैं कि इस कानून को पूरी तरह से वापस लें। ये वोट की राजनीति है, वोट वोट दिखता है, जिधर ज्यादा वोट दिखता है उसके लिए फायदेमंद कुछ तय कर देती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि आज भारत देश में धर्म विरोधी, जाति विरोधी, अलग अलग जाति वर्ग संप्रदाय में बढ़ रहे हैं और इसलिए देश का नुकसान हो रहा है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच और इक्विटी समितियों का गठन एक तरफा किया गया है, जिसमें सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इससे छात्रों को अपनी बात रखने और न्याय पाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई है कि यह कानून
शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत तनाव को बढ़ावा दे सकता है और वर्षों से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है। संगठन का कहना है कि अधिनियम के कई प्रावधान अस्पष्ट हैं, जिनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। इससे शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा, शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होगी और संस्थानों की स्वायत्तता भी कमजोर होगी। इसके साथ ही संगठन ने चेतावनी दी कि यह अधिनियम नवाचार, अनुसंधान, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के मूल्यांकन और संस्थानों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर डाल सकता है। साथ ही इससे उच्च शिक्षा संस्थानों पर आर्थिक और प्रशासनिक बोझ भी बढ़ेगा। पहली यूजीसी अधिनियम 2026 को तत्काल समाप्त किया जाए, दूसरी इसके संवैधानिक और व्यवहारिक प्रभावों की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाए और तीसरी यूजीसी अधिनियम 2012 को पूर्ववत लागू रखा जाए। कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर जो कानून बना है उसके विरोध में बिलासपुर जिले के पूरे स्वर्ण समाज आज शांतिपूर्ण ढंग से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। हम मांग करते हैं कि जो ये कानून है उसको वापस लिया जाए और हम किसी समाज और धर्म के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जनरल कास्ट के बच्चों के साथ जो हो रहा है वो अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये कानून समाप्त करना चाहिए। हर कानून में नहीं, कुछ कानून जो गलत है, किसी समाज को ठेस पहुंच रहा है, किसी को उससे धक्का पहुंच रहा है, तो उसके विरोध में तो समाज को आना ही है। और आज सर्व समाज का ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे बिलासपुर शहर और अंचल के आसपास के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के, वो आज कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे और शांतिपूर्ण वातावरण में ज्ञापन सौंपे हैं। और जो मांग ये है कि इस कानून को सीधा रद्द किया जाए। देखिए, मोदी सरकार का जो मूल मंत्र जो मोदी जी ने दिया था वो था सबका साथ, सबका विकास। तो ये जो यूजीसी कानून लागू हुआ है, इस सब में क्या सवर्ण समाज नहीं आता है? सवर्ण समाज को एक किनारे क्यों कर दिया गया? इस देश के विकास में सभी समाजों का योगदान है और सवर्ण समाज का योगदान देश के विकास में किसी महीने में कम नहीं है। तो सवर्ण समाज को के साथ ये अछूत जैसा व्यवहार ये सरकार क्यों कर रही है? पता नहीं किस सोच के तहत उन्होंने वोटों को पाने की मानसिकता के तहत ये कानून लाया है। इस कानून से न केवल देश का विकास रुकेगा, हिंदू समाज जो आजादी के बाद सारी कुव्यवस्थाओं से अलग हो चुका था और एक होकर काम कर रहा था। हम ये नहीं देखते थे कि होटल में कौन हमारे पहले खा के गया है, हमारे सिनेमा हॉल में हमारी सीट के बगल में कौन व्यक्ति बैठा है। हम सभी एकजुट होकर इस देश के विकास में योगदान दे रहे थे। इस कानून से हिंदू समाज का विघटन होगा, जो कि देश की भलाई के लिए अच्छा नहीं है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति सचिवालय इस ज्ञापन पर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना साफ है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी बड़ा रूप ले सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों पर मिली भगत कर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। शिकायत में तहसीलदार, पटवारी और तहसील कार्यालय की लिपिक पर धोखाधड़ी और कूट रचना कर मृत व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने का आरोप लगाया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। पूरा मामला बिलासपुर जिले की तहसील रतनपुर का है। ग्राम रतनपुर में स्थित कई खसरा नंबरों की भूमि जो पहले स्वर्गीय मोती चंद जायसवाल और अन्य सहभागीदारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी। आरोप है कि मोती चंद जायसवाल के निधन के बाद उनके हिस्से की भूमि को गलत तरीके से हड़पने की साजिश रची गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि हल्का पटवारी दिलीप कुमार परस्ते, तहसीलदार शिल्पा भगत और उनकी लिपिक उषा कंवर ने आपसी साठ गांठ कर स्वर्गीय मोती चंद जायसवाल का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित करा दिया। इतना ही नहीं, मृतक को निसंतान दर्शाते हुए फर्जी प्रतिवेदन भी तैयार किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित भूमि को लेकर मामला न्यायालय और उच्च न्यायालय में पहले से लंबित है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर नामांतरण की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को तत्काल रतनपुर से हटाया जाए।
दिलीप परस्ते और लिपिक उषा कंवर के खिलाफ में यहाँ शिकायत करने के लिए आए हैं। ये मामला है, हम लोगों को 16/12 को हम लोग एक दिन में 3 केस फाइल करते हैं नामांतरण के लिए। 2 केस में नामांतरण का इश्तिहार प्रकाशन कराया गया और तीसरे केस में इश्तिहार प्रकाशन नहीं कराया गया और लगातार हमको तहसीलदार के द्वारा घुमाया गया। और जिस ज़मीन में इनको षड्यंत्र करना था उस ज़मीन में और खातेदार हैं, उसी खातेदार के नाम पर ये लोग 7 तारीख तक का दावा आपत्ति का समय था और जबकि 6 तारीख को ही उनके नाम पर आदेश पारित कर दिया गया और उसी में हमको पेशी दिया गया और 8 तारीख को हमारे आवेदन को निरस्त कर दिया गया और जिसमें ये बोला गया कि पूर्व में मतलब 2 दिन पहले उसका नामांतरण हो गया है, इसलिए ये आवेदन निरस्त हो गया है करके, जिससे हम लोगों का ये ज़मीन जो है हम लोगों को रतनपुर गणेश टाकीज के नाम से टाकीज चला करता था। हमारे नाना जी इस टाकीज में सन 58 से यहाँ पर टाकीज बनाया गया था और 2 लोगों की हिस्सेदारी थी। मामला भी कोर्ट में है, जबकि 2018 में दोनों का आधा हिस्सा करने का आदेश हुआ था जिला न्यायालय से, जिसके अपील को 3 साल बाद 21 में हाई कोर्ट में अपील अलग किए हुए थे, जिसमें हम लोग जवाब प्रस्तुत किए थे कि ये सुनने योग्य नहीं है करके। वो मामला जो है अभी हाई कोर्ट में लंबित है। उसके बाद भी साठगांठ करते हुए इस ज़मीन को गलत तरीके से नामांतरण किया गया। इसकी शिकायत करने के लिए तहसीलदार पटवारी और लिपिक का हम लोग यहाँ शिकायत करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोगों का और भी नामांतरण का मामला है। ठीक 1 महीना पहले यही तहसीलदार पटवारी और भी ज़मीन को 1 महीना पहले हम लोगों का नामांतरण किए हैं और एक महीने बाद यही पटवारी तहसीलदार लोग उसी ज़मीन को दूसरे नाम पे नामांतरण कर रहे हैं, जबकि एक ही केस पे 2 लोग जैसे दावा कर रहे हैं ज़मीन का, तो दोनों पक्ष का पेशी देना था, दोनों पक्ष की सुनवाई करनी थी, उसके बाद आदेश करते। तो एक पक्ष को पूरी तरीके से डार्क में रखा गया और दूसरे पक्ष को गलत तरीके से अपने ही आदेश का अवहेलना करते हुए 7 तारीख का जब समय था दावा आपत्ति का और 6 तारीख को ही आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार और पटवारियों का नाम तो बताइए। तहसीलदार शिल्पा भगत, पटवारी दिलीप परस्ते और लिपिक जो है उषा कंवर। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस गंभीर आरोप पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर पीड़ित को न्याय के लिए और भटकना पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर के महाराणा चौक ब्रिज के पास रविवार देर रात करीब 12 बजे नशे में धुत एक युवक और युवती के शर्मनाक हंगामे ने सड़क पर चलने वाले लोगों के होश उड़ा दिए। बताया जा रहा है कि शहर के किसी पब या बार से नशे की हालत में निकले इस जोड़े ने बीच सड़क पर जमकर बवाल काटा, लेकिन हद तो तब हो गई जब युवक अपनी सुध बुध खोकर एक चलते हुए ट्रक के ठीक सामने जाकर खड़ा हुआ और ड्राइवर को अपने ऊपर गाड़ी चढ़ाने का इशारा करने लगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे को देखकर मौके पर मौजूद लोग सकते में आ गए। हालांकि ट्रक चालक ने ऐन वक्त पर सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के कैमरों में कैद हो गई, जो आधुनिक लाइफस्टाइल और नशे की गिरफ्त में फंसते युवाओं की भयावह तस्वीर पेश कर रही है। यह वाकया केवल एक हंगामा नहीं बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं के गिरते नैतिक स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों आज की पीढ़ी नशे के जुनून में न केवल कानून की धज्जियां उड़ा रही है बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी दांव पर लगा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट 2026-27 का सीधा लाभ अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को मिल सकता है। बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे बिलासपुर में पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर जिला धार्मिक, ऐतिहासिक और इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र माना जाता है। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर, ऐतिहासिक मल्हार, खूटाघाट बांध और कानन पिंडारी प्राणी उद्यान जैसे पर्यटन स्थल पहले से ही लोगों को आकर्षित करते हैं। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के ऐलान से इन स्थलों के विकास की संभावनाएं और मजबूत हुई है। केंद्र सरकार ने पर्यटन को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बताया है। बजट में युवाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की गई है, जिसमें होटल सेवा, टूर गाइड्स, ट्रैवल मैनेजमेंट और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही हर सिटी इकोनॉमिक रीजन को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए की देने की घोषणा भी की गई है। बिलासपुर को भी इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।
जिससे पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को बड़ा फायदा मिल सकता है। बजट में होम स्टे और छोटे होटल उद्योग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। महापौर पूजा विधानी के अनुसार ये बजट शहर के विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये बजट बिलासपुर के लिए विकास के नए रास्ते खोलने वाला साबित हो सकता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धान खरीदी को लेकर सरकार और प्रशासन की बार बार बदलती नीतियां अब किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। खरीफ सीजन 2025-26 की शुरुआत में सरकार ने भरोसा दिलाया था कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। धान खरीदी की अंतिम तारीख गुजर जाने के बावजूद बिलासपुर जिले के सैकड़ों किसान आज भी अपनी उपज नहीं बेच पाए हैं। प्रशासनिक लापरवाही का सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। ताजा मामला बिलासपुर जिले के ग्राम नगोई, तहसील बेलतरा, विकास खंड बिल्हा का है, जहां एक किसान की मेहनत पर सिस्टम ने पानी फेर दिया। किसान भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनके परिवार के नाम कुल 12 एकड़ 36 डिसमिल भूमि है। इसी आधार पर उन्होंने 255 क्विंटल 20 किलो धान विक्रय करने के लिए धान उपार्जन केंद्र ग्राम नगोई में विधिवत पंजीयन कराया था। पंजीयन के अनुसार उन्हें सेवा सहकारी समिति से खाद, बीज और नकद मिलाकर 2,20,742 रुपए का ऋण भी प्रदान किया गया। किसान के अनुसार 25 जनवरी 2026 को नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए भौतिक सत्यापन में गंभीर त्रुटि हो गई। जहां 255 क्विंटल 20 किलो धान होना चाहिए था, वहां केवल 46 क्विंटल 80 किलो धान दर्ज किया गया था। यह गलती तब सामने आई जब किसान धान बेचने उपार्जन केंद्र पहुंचा। सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक ने किसान को बताया कि उसके टोकन से केवल 46 क्विंटल 80 किलो धान की ही खरीदी होगी। यह सुनते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस नेता अंकिता गौराहा के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। किसानों की मांग है कि उनकी पूरी उपज की खरीदी सुनिश्चित की जाए। 2,24,000 रुपये का मेरा कर्जा हुआ है। बीज और KCC के माध्यम से लोन लिया हुआ है। नोडल अधिकारी ने भौतिक सत्यापन के लिए मेरे धान को पूरा चेक करवाया 24 तारीख को। चेक करने के बाद 255 की जगह गलती से त्रुटिवश उसने 46.80 कुंटल धान ही उसमें ऐड करवा दिया। तुरंत शिकायत होने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा विपणन संघ को पत्र लिख के उनको बताया गया कि ऐसे ऐसी त्रुटि सुधार करना है और उनसे गलती हो गई है। उसके बाद भी 30 तारीख तक ना मेरा टोकन आया, मेरा पूरा धान रखा हुआ है और मैं अभी कर्जा पटाने के स्थिति में भी नहीं हूँ। अभी क्या बोलते हैं मंडी संचालक और अधिकारी इस विषय में? उनका बोलता टाइम चलेगी, अब तो खत्म हो गया करके। उसमें कहीं पे नहीं, 30 तारीख तक था। 30 तारीख तक हमने भी वेट किया, जबकि अपना 27 तारीख को ही हमने आवेदन दे दिया था। उनकी पावती भी है विपणन संघ वाले की। हो जाएगा बोले, 30 तक आपका टोकन कट जाएगा बोले थे। आज क्या चाह रहे हैं अभी आप? चारों धान मेरा रखा हुआ है, धान बिक जाए, नहीं तो मेरे को बाहर भेजना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा तो फिर आखिरी में मैं अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मेरे को कुछ धान तो मेरे को निकालना ही है। मैं जैसे ग्राम पंचायत नगोई में वहाँ के नोडल अधिकारी ने भौतिक सत्यापन गलत कर दिया। किसान का 255 क्विंटल धान खरीदा जाना था, जबकि उन्होंने भौतिक सत्यापन में सिर्फ 46 कुंटल ही धान बताया। इसके कारण उनका 200 कुंटल धान नहीं बिक पाया। तो उस भौतिक सत्यापन को पुनः सुधारा जाए और उनका 250 कुंटल धान खरीदा जाए। जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 2 लाख किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा गया है, जिससे किसानों का संकट और गहरा गया है। किसान सरकार से धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों का धान नहीं खरीदा गया तो आगे चलकर आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इस गंभीर समस्या पर क्या ठोस कार्रवाई करता है। जय न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के शासकीय स्कूलों में आधार अपग्रेडेशन का अभियान सुस्त पड़ता नजर आ रहा है। बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हो सकी है। जिले में 60,000 बच्चों के आधार अपडेट करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 13,000 बच्चों का ही आधार अपग्रेड हो पाया है। ऐसे में करीब 47,000 बच्चे अब इस प्रक्रिया से बाहर हैं। एनआईसी के माध्यम से जिले के लगभग 1800 स्कूलों में आधार अपग्रेडेशन के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों का उद्देश्य बच्चों का डेटा यूडाइस पोर्टल और अन्य विभागीय ऐप्स पर सही तरीके से अपडेट करना है, ताकि छात्रवृत्ति, गणवेश, मध्याह्न भोजन और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर बच्चों तक पहुंच सके। आधार अपग्रेडेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब अधिकतर योजनाओं की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में भेजी जाती है। अगर आधार अपडेट नहीं हुआ तो छात्रों को भविष्य में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने इस कार्य की जिम्मेदारी स्कूलों के शिक्षक को सौंपी है। उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि उनके स्कूल का कोई भी बच्चा आधार अपग्रेडेशन से ना छूटे। लेकिन अभियान की धीमी रफ्तार ये संकेत दे रही है कि कई जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है। कैंप की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद लक्ष्य से पिछड़ना विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि आधार अपग्रेडेशन का कार्य प्राथमिकता से पूरा करें। विभाग का कहना है कि जो शिक्षक इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अपेक्षित प्रगति आगे की वो नहीं आ पाई है और सभी संस्था प्रमुखों को चिट्ठी जारी की गई है। साथ साथ जो शिविर लग रहे हैं आधार अपडेशन के लिए, जो शिविर लग रहे हैं वहाँ पर हमारे अभी सीएससी को भी भेज रहे हैं वहाँ पर, और यदि कोई सीएससी या संस्था प्रमुख इस तरह के कार्य नहीं करेंगे तो उनकी वेतन रोकने की भी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत उन लोग महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर को भी स्पष्ट निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया गया है कि यदि वो नहीं सहयोग करते हैं उनको तो उनकी मान्यता रद्द भी की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अभियान रफ्तार पकड़ता है या हजारों बच्चों का भविष्य योजनाओं से वंचित रह जाता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन सिग्नलों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। कारण साफ है, जहां सिग्नल है वहां ट्रैफिक पुलिस नदारद है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पुराना अरपा पुल पार कर सरकंडा क्षेत्र के हुंडई चौक पर स्थिति सबसे गंभीर बनी रहती है, जहां चारों दिशाओं से वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन सिग्नल का पालन न होने से हर रोज जाम की स्थिति बन जाती है। पर्व हो या सामान्य दिन, सरकंडा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम आम बात हो चुकी है। हुंडई चौक पर ट्रैफिक का वही अव्यवस्थित नजारा अक्सर देखने को मिलता है, जहां लोग जाम में फंसते हैं, एक दूसरे से रास्ता पूछते नजर आते हैं और वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने को मजबूर होते हैं। अशोकनगर चौक, देवनंदन नगर चौक और साइंस कॉलेज चौक पर भी सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक सुधारने के नाम पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत सालों से हुंडई चौक में रोजाना एक दिन दो दिन की आड़ में लगातार एक डेढ़ घंटे का जाम लगता है। आज तो फिलहाल एग्ज़ाम था, उसके चक्कर में जाम लगा, लेकिन यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पास पुलिस वाले निरंतर नहीं रहते हैं, जिसके चक्कर में कोई भी गाड़ी सिग्नल को तोड़ के निकाल लेते हैं। उसके चक्कर में लगातार यहाँ जाम का सामना करना पड़ता है और सभी लोगों को बहुत दिक्कत होता है। अशोक नगर में भी सिग्नल का अभाव है और आगे जो आरके पेट्रोल पंप के सामने जो सिग्नल लगा है वहाँ पास भी सेम स्थिति है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का उतना पालन नहीं कर रहे हैं। रात में पुलिस रहती है, लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर वही स्थिति रहती है। अभी भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ घंटों जाम ही लगा रहता है। शहर से सरकंडा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग चौक है हुंडई चौक, राम सेतु चौक, जहाँ पे कभी भी आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। जैसे आज संडे है, लोग अपने घरों से निकलते हैं मॉल के लिए, जैसे आज 2 पाली में पेपर था, जिसके कारण आज देखेंगे आपकी जाम की स्थिति ऐसी लगी हुई है कि लोग फंसे हुए, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी फंसना पड़ सकता है। कोई भी मरीज अगर यहाँ पे फंसा है एम्बुलेंस में तो उसको भी जाने में परेशानी होती है। और ख़ास करके यहाँ पे जो ठेले वाले हैं, चाट ठेले, गुपचुप ठेले, मोमोज वाले, वो लोगों ने सड़क पे दुकान लगाए रखी है, जिसके कारण लोग आते हैं अपनी कार, अपनी गाड़ी बाजू में ही ठेले के खड़े कर देते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है।
और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे वो समोसे वाले नीटी जो है उसके साथ यहाँ पे लूटपाट हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बसंत शर्मा जी का घर है राम सेतु चौक से जैसे ही आप उतरेंगे तो राम सेतु चौक में कैमरा भी नहीं लगा है। ये एक ऐसा चौक है, पहला चौक होगा बिलासपुर का जिसमें किसी प्रकार का कैमरा नहीं लगा है। किसी भी दुर्घटना यहाँ पे होगी तो यहाँ पे कैमरा के माध्यम से यहाँ पे कोई आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा प्रशासन से एक खास अनुरोध है कि बढ़ते बिलासपुर, बढ़ते सरकंडा को देखते हुए यातायात की व्यवस्था की जाए। और शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं ट्रैफिक प्रबंधन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। रॉन्ग साइड और नो एंट्री में चालान तो कट रहे हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर प्रशासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में कोई गंभीर स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को ऐतिहासिक रतनपुर माघी पूर्णिमा और आदिवासी विकास मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए नगर पालिका को विकास की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री ने नगर पालिका अध्यक्ष लव कुश कश्यप के जन्मदिन के अवसर पर रतनपुर नगर के लिए भव्य ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही नगर पालिका के बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इससे नगर की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थित विकास को बल मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भारत सरकार की पहल पर सरोवर धरोहर योजना के तहत रतनपुर के तालाबों के सौंदर्यीकरण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने का भरोसा दिलाया। साथ ही तालाब किनारे बेजा कब्जा कर रहे लोगों को व्यवस्थित ढंग से बसाने की पहल करने की बात कही, जिससे विकास के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखा जा सके। इस बीच मंच से बीजेपी के बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने डिप्टी सीएम अरुण साव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अरुण साव जी जंबो कूलर से हवा दे रहे हैं, इसीलिए प्रदेश में साय की सरकार चल रही है। उन्होंने रतनपुर में हुए विकास कार्यों के लिए अरुण साव का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में रतनपुर इलाके का तेजी से विकास होगा। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष लव कुश कश्यप, एसडीएम नितिन तिवारी, एएसपी मधुलिका सिंह, एसडीओपी नुपुर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री के आगमन से मेले का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और नगरवासियों में विकास कार्यों को लेकर नई उम्मीद जगी है। महामाया की धरती, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी रतनपुर का मेला पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को माघी पूर्णिमा की और मेले के शुभारंभ की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रतनपुर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकास के लिए लगातार हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से लगातार रतनपुर के लिए विकास के काम स्वीकृत किए जा रहे हैं। आने वाले समय में रतनपुर का तेज गति से विकास हो, निश्चित रूप से हम उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से नगरपालिका अध्यक्ष लव कुश कश्यप जी का जन्म दिवस है। माघी पूर्णिमा के दिन, मेले के शुभारंभ के दिन उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कुछ मांगे की थी, ऑडिटोरियम बने, नगरपालिका के नए कार्यालय भवन की हमने स्वीकृति प्रदान की है। अपने सरकार बनने के बाद बाउंड्री वॉल की मांग की है, दोनों की हमने घोषणा की है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धान खरीदी को लेकर एक बार फिर अन्नदाता सड़कों पर उतर आया है। बिलासपुर जिले में खरीदी की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन हजारों किसानों का धान आज भी खलिहानों में सड़ने को मजबूर है। हक की लड़ाई लड़ते हुए मजबूर किसान आज धान की ढेरी छोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। आइए देखते हैं पूरी खबर।
सोमवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और आंखों में गुस्सा। किसानों ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ एक ही हक चाहिए, दाना दाना धान की खरीदी। किसानों का आरोप है कि एग्रीस्टेक सर्वर फेल, भौतिक सत्यापन और तकनीकी गड़बड़ियों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। कुरेली के किसान गुनकुंवर यादव ने बताया कि 16 एकड़ में खेती करने के बावजूद सिर्फ 104 क्विंटल धान ही बिक सका, जबकि 212 क्विंटल धान अब भी पड़ा हुआ है। यही हाल जिले के हजारों किसानों का है। किसानों का कहना है कि आधार नंबर की गलती, कैरी फॉरवर्ड की समस्या और सत्यापन में देरी ने उन्हें पूरी तरह बेबस बना दिया है। मौसम का मिजाज बदल रहा है और धान सड़ने की कगार पर है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि किसान बेहद परेशान हैं। सरकार से बार बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सभी किसानों का धान नहीं खरीदा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं किसान हूँ, जिसमें मेरा 210 कुंटल धान अभी खरीदने को बाकी है और हम लोग कलेक्टर साहब से आए हैं किसान संघ की तरफ से कि हमारे धान को खरीदा जाए करके। कि कितना टोकन कटा था आपका? मेरा एक टोकन कटा था, वो भी 30 तारीख को कटा है और 30 तारीख को कटने के बाद 29 को सरकार ने निर्देश दिया सोसाइटी में कि वो टोकन काटो आप, तो टोकन फिर मेरा 30 तारीख के होने की वजह से 2 टोकन नहीं हो पाया, ऐसा करके बताया। एक किसान का 30 तारीख में 2 टोकन नहीं हो सकता है। प्रशासन इसके बारे में आप अधिकारी से पूछा तो क्या उपाय बताया? अधिकारी मेरे को बोले, नोडल अधिकारी मैडम से बात हुई है मेरे, तो बोला कि आपका धान खरीदा जाएगा, जो भी समस्या है उसको निराकरण करेंगे आपका, ऐसे करके बोले हैं और अभी तक के कोई निराकरण नहीं किए हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? मेरा धान खरीदी हो जाए और मेरे साथी है 2-4 और बच्चा है उसी बरतौरी सोसाइटी पर क्रमांक 55 में, वो सब धान खरीदने के वही चाह रहे हैं कि धान खरीदे। हम लोग किसानों का धान सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं बिक पाया है, जिसके लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि किसान भाई लोग अपना कैरी फॉरवर्ड वगैरह करवा लिए थे और उसके बाद सत्यापन भी हुआ। सत्यापन होने के बाद भी उनका धान नहीं बिक पाया है, तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय मतलब इनकी धान की खरीदी की जाए, क्योंकि इनके पास अभी इनका कर्जा भी है बैंकों में, तो अगर इनका धान नहीं बिक पाता है तो ये कर्जा कहाँ से दे पाएंगे। लगभग सभी समितियों में मैं गया था, जिसमें मेरे को पता चला है कि पंजीकृत जो किसान है हर समिति में 25-50 किसान तो छूटे हैं। उसके अलावा तकनीकी कारणों से काफ़ी किसान छूटे हुए हैं जिनका मतलब धान नहीं बिक पाया है। अगर खरीदी नहीं होती है, जिन किसानों को छूट गया है, तो हम लोग आगे की रणनीति हम लोग को किए है कि हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस साल जिले में 7,40,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रशासन अब तक सिर्फ 6,75,000 मीट्रिक टन ही खरीद पाया है। नतीजा, करीब 7,737 किसान अब भी अपनी पूरी उपज बेचने से वंचित हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दाना दाना खरीदी का वादा सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर किसान अपने खून पसीने से उपजे धान को बेचने के लिए यूं ही दर दर भटकता रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इस पुकार को सुनता है या आंदोलन की आग और भड़कती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना अंतर्गत सीता विहार क्षेत्र में एक विवाहिता के रहस्यमय ढंग से लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रियंका मसीह नामक महिला बीते 30 जनवरी को अचानक अपने घर से गायब हो गई, जिसके बाद पति और रिश्तेदार ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। थक हार कर परिजनों ने मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई है। लापता महिला का पति, जो गुपचुप का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है, उसने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मकान मालिक की बेटी उसकी पत्नी को स्टेशन छोड़ने गई थी, जिसके बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं है। इस बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें महिला किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरगिट्टी टीआई किशोर केवट ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला का मोबाइल नंबर चेकिंग पर लगा दिया गया है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच और फुटेज के आधार पर पुलिस इसे महिला की मर्जी से घर छोड़ने का मामला मान रही है, लेकिन असली सच्चाई मोबाइल लोकेशन और महिला की बरामदगी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में पीड़ित पति अपनी पत्नी के अचानक चले जाने से बेहद हताश और असहाय महसूस कर रहा है, जिसकी उम्मीदें अब पुलिस की तफ्तीश पर टिकी है।
मेरी पत्नी सर 30 तारीख से ना गायब है, दोपहर 1 से 2 के बीच में। अब पता नहीं, बिना बताए घर में कोई नहीं थे, वो घर से निकल गई है। और आज सीसीटीवी कैमरा जब चेक किए हैं तो मकान मालिक की बेटी भी साथ में उनको छोड़ने के लिए गई है, और उनके साथ उनकी कोई सहेली भी थी, मोहल्ले की ही है, पर मैं नहीं जानता हूँ। ना 2 लड़की लोग वहाँ से उसको छोड़ने के लिए गए हैं, और ऑटो वगैरह बैठ करके गए हैं। पूरा स्टेशन में जा करके उन लोग उसको ट्रेन चढ़ाए, और पूछने से उन लोग बोले कि दिल्ली वाला ट्रेन में हम लोग बैठाए हैं। और कुछ दिन पहले से वो बोली कि कुछ दिन पहले से दीदी प्रियंका अपना सामान को मेरे घर में छिपवा करके रखवा दी थी। और जब मैं बोली तो बोली कि किसी को मत बताना ऐसे करके, और वो घर से पूरा सामान वगैरह लेकर के, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के चले गई है। मोबाइल से सारा चीज़ वो डिलीट करके चले गई है। दिनांक 23 जनवरी को प्रियंका मसीह करके हैं, सिरगिट्टी क्षेत्र की रहने वाली, वो बिना बताए घर से चली गई हैं। उनके पति के द्वारा, रविंद्र वंशी के द्वारा 31 तारीख को गुम इंसान का दर्ज करवाया गया है। गुम इंसान दर्ज करने के बाद में मोबाइल को उस पर लिया गया है, लोकेशन वगैरह। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि महिला स्वेच्छा से ही घर से कहीं गई हैं। पिछले 10-12 दिन से उनकी तैयारी चल रही थी जाने की, ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे ही सूचना आया, तत्काल संज्ञान लेकर महिला की पता तलाश के लिए टीम बनाया गया है। स्पष्ट लोकेशन आने पे और टीम भेजकर दस्तयाबी की जाएगी। बिलासपुर जिले में नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना चकरभाटा और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर पंजाब से जुड़े 3 शातिर तस्करों को दबोचा है, जिनके पास न केवल कीमती हेरोइन बरामद हुई है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा भी सामने आया है। इस बड़ी सफलता ने शहर में सक्रिय नशे के सौदागरों के बीच हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई का केंद्र चकरभाटा और हिर्री माइंस का क्षेत्र रहा, जहां मुखबिरों की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया। पकड़े गए आरोपियों में चकरभाटा निवासी मोहित हिंदुजा, करणदीप सिंह और पंजाब के तरन तारण का रहने वाला आर राजेंद्र कुमार शामिल है। इन तस्करों के पास से 34 ग्राम अवैध हीरोइन जब्त की गई। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ये गिरोह सीधे पंजाब से मादक पदार्थों की खेप बिलासपुर लाता था। आरोपी करणदीप सिंह अंतर्राज्यीय लिंक के रूप में काम करते हुए माल की सप्लाई मोहित हिंदुजा को देता था, जो अपने साथी राजेंद्र के साथ मिलकर इसे स्थानीय नशेड़ियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें जो करणदीप सिंह है, चकरभाटा का रहने वाला, ये इसे दूसरे प्रदेश से मंगवाता था यहाँ पे, और मोहित हिंदुजा के थ्रू यहाँ पे बेचवाता था। फिलहाल प्रकरण में 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी उसमें कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ों से पूरी उनकी जांच की जाएगी। जो भी इसमें अगर और भी कोई आरोपी बढ़ता है तो उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। ये अभी 2-3 दिन पहले ही आया था दूसरे प्रदेश पंजाब से, उस समय लेके आया था, और लगभग जो मात्रा है उसमें हम लोगों को मिल गई है, और भी उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास की है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़ी गई ये जंग केवल इस गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पिछले 72 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में पुलिस ने लगभग 1300 नशीली टैबलेट, 400 ml एविल इंजेक्शन और 2 किलोग्राम गांजा बरामद कर नशे में एक बड़ी चेन को तोड़ दिया है। जी हां, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ अब उन मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है जहां से नशे की खेप शहर के युवाओं तक पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस सामाजिक बुराई के खिलाफ सूचना तंत्र का हिस्सा बने, ताकि बिलासपुर को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जा सके। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय बजट से बिलासपुर को एक बड़ा झटका लगा है। बहुप्रतीक्षित बिलासा एयरपोर्ट के 4C श्रेणी विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। दिल्ली तक पहुंचे धरना प्रदर्शन और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की पहल के बाद जिस उम्मीद की किरण जगी थी वह इस बजट में पूरी होती नजर नहीं आई। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बजट में एयरपोर्ट के लिए राशि नहीं मिलने पर कड़ा विरोध जताया है। समिति के सदस्यों ने दिसंबर महीने में दिल्ली जाकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में विस्तारित करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग रखी गई थी। उस समय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया था, जिससे उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन बजट आने के बाद एयरपोर्ट विस्तार को लेकर कोई घोषणा नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। समिति का कहना है कि बिलासा एयरपोर्ट राज्य सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए अब राज्य सरकार को ही आगे आना चाहिए। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने मांग की है कि राज्य सरकार अपने आगामी बजट में बिलासपुर एयरपोर्ट के 4C श्रेणी विस्तार के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करे। समिति के अनुसार पूरे विस्तार कार्य के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसमें रनवे विस्तार, नया टर्मिनल भवन और आधुनिक ATC टावर का निर्माण शामिल है। समिति का कहना है कि यदि बजट स्वीकृत होता है तो बिलासपुर को बड़ी हवाई सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के तारभार थाना क्षेत्र के अंतर्गत विनोबा नगर में दिन दहाड़े कार में आगजनी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी दीपक सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ही भांजे श्रेयांश सिंह कंडा ने अपने 2 साथियों मॉरिस रोडनी मार्टिन और आनंद दास के साथ मिलकर घर के बाहर खड़ी हुई हुंडई क्रेडा कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने त्वरित एक्शन लिया और घटना के कुछ ही समय बाद तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई होंडा एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपियों की उम्र 19 से 21 वर्ष के बीच है। न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दिनांक 1 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे के आसपास में ये श्रेयांश कुमार कंडा नाम का व्यक्ति है, जो प्रार्थी दीपक सिंह का सगा भांजा है। और ये दीपक सिंह आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भांजा जो है वो इसकी खड़ी गाड़ी, जो क्रेटा गाड़ी खड़ी थी बाहर में, इसको पेट्रोल डाल के आग लगा दिया है। उसकी शिकायत पर जो है एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान उसका जो भांजा श्रेयांश कंडा और उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जो है अग्रिम कार्रवाई की गई। बिजली विभाग द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रजत जयंती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विभाग के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह विशेष कार्यक्रम 30 जनवरी से 6 फरवरी तक चल रहा है। इस आयोजन के तहत बिलासपुर शहर के साथ साथ बेलतरा, तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी और कोटा में अलग अलग केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रजत जयंती कार्यक्रम में बिजली विभाग अपनी 25 वर्षों की उपलब्धियों, तकनीकी सुधारों और बेहतर उपभोक्ता सेवाओं को प्रदर्शित कर रहा है। उपभोक्ताओं को आधुनिक बिजली व्यवस्था, स्मार्ट तकनीक और सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे लोगों को विभाग की कार्य प्रणाली को समझने का अवसर मिल रहा है। इसी कड़ी में सकरी स्थित बिजली कार्यालय मैदान में भी रजत जयंती कार्यक्रम आयोजन किया गया। सहायक यंत्री प्रदीप चौबे ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली और कॉलेज के छात्रों को ऊर्जा के महत्व से अवगत कराना है। छात्रों को सौर ऊर्जा के उपयोग, बिजली बचत और अक्षय ऊर्जा जैसे विषयों पर सरल और उपयोगी जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाना है। बिजली विभाग का यह आयोजन न सिर्फ उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि समाज को ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता का मजबूत संदेश भी दे रहा है। रजत जयंती वर्ष समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा विगत 25 वर्षों में अपने जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में जन समुदाय को बताएंगे। और आज के मुख्य अतिथि पार्षद महोदय एवं प्राचार्य हैं हायर सेकेंडरी स्कूल और सम्मानित नागरिक हैं। सकरी वितरण केंद्र के 25 उपभोक्ताओं को हम मंच पर सम्मानित भी करेंगे। हर कैटेगरी में 5-5 उपभोक्ताओं को, जिसमें BPL, हितग्राही और
घरेलू उपभोक्ता, कमर्शियल उपभोक्ता, जिन्होंने विगत 2 वर्षों में विद्युत देयक का नियमित भुगतान किया है, वो है हमारे जागरूक उपभोक्ता और हमें उनका सम्मान करते हुए आत्मी हर्ष हो रहा है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।